अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द माइंडसेट मेंटोर अगेन। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप नहीं हैं, आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम इसको लेके चलते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है कि न्यूट्रिशन होती क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं। उनको बेसिकली सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम अपनी बॉडी में एक नाम देते हैं, जो कि हमारे पास होता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमारे पास बॉडी में ग्रोथ का मैकेनिज्म हो रहा है, या हेल्थ को हम मेंटेन कर रहे हैं, या हम डिफरेंट फंक्शंस अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हम जो डाइट लेते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, या जिस तरह की भी हमारा लाइफस्टाइल होता है, वो पूरा एक प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शंस को चला रहा है, वो हमारा माइंडसेट भी हो सकता है, वो हमारी एक्टिविटी भी हो सकती है, वो हमारा डाइट भी, कोई भी प्लान, हमारी लाइफ बेसिकली कैसी, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वी एम्फसाइजेस ऑन द डाइट। हमारी डाइट किस तरह से होगी, हम कोई चीज़ है, हमें चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो हम किस तरह से बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे, तो दैट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बात आती है कि किस किस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी कहा कि मेटाबॉलिज्म को लेकर चलते हैं, तो बेसिकली डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, या जो भी जिस तरह के भी रिएक्शंस बॉडी में चल रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कि न्यूट्रिशन के आगे की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली जो कैटेगरीज है वो हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। वाटर एंड डाइटरी फाइबर आपस में समहाउ क्या है, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं वी हैव टू टेक इन अ लॉट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, एज वेल एज द फूड दैट कंटेन्स द डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर ज़्यादातर हमारे पास विटामिन से हमें मिलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो वाटर और डाइटरी फाइबर होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके चल रहे हैं। लिंक करके चलने का मतलब है कि जब आप डाइटरी फाइबर अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करते हो, तो वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को मेक श्योर कराता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जब वो मेक श्योर कराता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके फीसेस या आपका वेस्ट प्रोडक्ट सॉफ्ट होता है, और फिर वो आपकी बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाता है। तो वाटर और डाइटरी फाइबर का तो रोल हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का जो वर्ड है इटसेल्फ मीन्स कि लार्ज। तो इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमारी बॉडी में हमें लार्ज, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए ज़्यादा है, या जो लार्ज है, जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट इटसेल्फ शोज दैट इट सिम्बलाइजेस द स्मॉल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है वो चीज़ें जो हमें बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर है, ये बहुत कम रिक्वायर है, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, या हमारे पास आयन्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाती हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या करती हैं, हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। देन मूविंग ऑन, तो हमने कहा था कि हम जो न्यूट्रिशन है उसको ओबेसिटी के साथ रिलेट करेंगे। तो हम अगर इसको ओबेसिटी के साथ रिलेट करें, तो ओबेसिटी के अंदर हमने ये पढ़ना है कि ओबेसिटी क्या होती है, इसको कंट्रोल कैसे करना है हमने, और हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द ओबेसिटी। तो हम देखते हैं कि ओबेसिटी होती क्या है। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि एक ही बंदा है, उसके अंदर हमने 3 स्टेजेस आपको दिखाए हैं कि अभी वो नॉर्मल है, उसके बाद उसका फैट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद फर्दर फिर से उसका फैट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ओबीज़ हो रहा है। अब ओबेसिटी होती क्या है? देखिए, पहली तो बात है कि ये बॉडी टाइप के ऊपर वेरिएबल है। आगे हम बॉडी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बॉडी टाइप के ऊपर वेरिएबल है हर बंदे के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग होते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो आपको देखने से मोटे लग रहे हैं, लेकिन वो असल में ओबीज नहीं होते, ठीक है। याद रखें, ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप मोटे हैं, ठीक है। अच्छा, हर बॉडी के अंदर फैट को एब्जॉर्ब करने की एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, एक रेंज होती है जहाँ तक वो अपनी बॉडी के अंदर फैट को कंटेन कर सकता है। जब वो रेंज ज़्यादा हो जाती है, जब आपका फैट इनटेक उस रेंज को क्रॉस कर जाता है,
तो फिर आपके पास क्या होता है कि बॉडी एबनॉर्मली फैट को बॉडी के ऊपर जमा करना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं जो मोटे लोग अजीब से होते हैं ना, जो जिन्हें ओबीज होते हैं, तो उन पे अजीब किस्म का ना, उनकी बाजुओं के ऊपर अजीब किस्म का फैट हो जाता है, इरेगुलर, कोई शेप नहीं होती उनकी बॉडी की, इस तरह से उनके एब्डोमेन पे, पेट के ऊपर, टांगों पर, इस तरह। तो बेसिकली उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। एबनॉर्मल बॉडी फैट आपकी बॉडी में आ जाएगा और आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा, तो दैट इज ओबेसिटी। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30। अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं और आपका BMI 30 से रेज्ड आता है, तो इसका मतलब है कि आप जिस कंडीशन में हो वो ओबेसिटी। अब ये नहीं कि 30 से 31 आ गया तो आप ओबीज हो गए, नहीं। आप, एक रेंज होती है 30, लाइक 30 टू 38 के दरमियान है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा चाह रहे हो, इस रेंज से ही बाहर निकल गए हो, तो आप ओबेसिटी की तरफ हो। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉजेज़ के बारे में हम बात करें, कॉजेज़ हमारे पास ये होते हैं कि जो जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है कि किसी की जीन्स में, फैमिली में ही ओबेसिटी रन कर रही है, तो उसके जीन्स तो अब चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जेनेटिक्स जो है वो एक मेजर रोल कॉज करता है ओबेसिटी में। उसके बाद हमारे पास आते हैं डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। डाइट में हमारे पास ये है कि देखिए, आपने एक बैलेंस को मेंटेन करना है, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को। ये नहीं कि आप समझिए कि आप एक दिन में 100 कैलोरीज खा रहे हो लेकिन बर्न आप सिर्फ 10 या 20 कैलोरी कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट ओके। तो आपने अपनी डाइट अच्छा, कौन सी डाइट आप ले रहे हो तो आप ओबेसिटी होगी। आपकी डाइट के अंदर फैट की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो आप बहुत ही कम लेवल पे ले रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे। इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी है, तो अगर फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली आप जो खा रहे हैं वो डाइजेशन बहुत स्लो हो जाएगी आपकी, जिसकी वजह से क्या होगा, फैट जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा और आप इन टर्न क्या करोगे, ओबेसिटी की तरफ जाओगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको टेंशन होती है, स्ट्रेस या एनजाइटी, तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई इश्यू है कि वो किसी भी कंडीशन के अंदर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और ये उनको अफेक्ट करेगा। उसके बाद मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, या आप कह लो कि डिफरेंट एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मेडिकेशंस भी लेते हो, ठीक है, और वो इटसेल्फ भी एक मेडिकल कंडीशन है। तो ये दोनों चीज़ें आपका वेट गेन कर सकती हैं, तो आपका बॉडी के ऊपर फैट एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है कि आपको सोशली फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो फूड है वो हेल्दी खाना भी अवेलेबल नहीं है आपको, ठीक है। इसलिए आप जंक की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं कि आप वेस्ट की तरफ आ सकते हैं। ये ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं या बाहर के ममालिक होती हैं उनमें कॉमन होता है, एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम ओबेसिटी का रेट देखें ना, तो ये पुरानी रिसर्च जो थी वो कहती थी कि मेन के अंदर ओबेसिटी का रेट ज़्यादा होता है, और अब की जो रिसर्चेज हैं वो वुमेन के अंदर ओबेसिटी का रेट ज़्यादा बताती हैं। तो या ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ रिस्क, किस किस तरह के डिजीज़ हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है शुगर, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं, जिसमें से आपका लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसको हम कोलोन कैंसर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब कोलोन कैंसर क्यों कॉमन है, क्योंकि जैसे भी मैंने कहा था कि फैट एक्यूमुलेशन हो रही है और जो डाइजेशन है स्लो हो गई है, और बॉडी के अंदर ही रह रहा है सारा मटेरियल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा हमें हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, फॉलेज हो सकता है, हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हमें को किसी तरह का भी जो कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड का मसला होता है ना, फैट का मसला होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक मेंशन की हुई है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा कुछ हो सकता है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हर ऑर्गन के बाहर एक लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अंदर लिपिड का भी कुछ रोल होता है, बिकॉज हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट है। तो हमारे पास उस टाइम के ऊपर क्या होगा,
कि अब ज़्यादा फैट आ रहा है बॉडी के अंदर तो वो उन लेयर्स में अपना फैट का पोर्शन देना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हार्ट है या कोई और ऑर्गन है तो वो उसको क्या करेंगे बेसिकली कि वहाँ पे फैट को जमा करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलेशन का, ब्रीदिंग का, इन सारी चीज़ों का आपको इश्यू आ सकता है। उसके बाद हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो आपके पास ये है कि इस मील को स्किप कर देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या इट्स नॉट इफेक्टिव, ठीक है। यानी आप मील को स्किप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक स्टूपिड सी बात है। आपने अपने मील को बैलेंस लेके चलना है, यानी कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स और कार्ब्स को सही कर लेना है और लिपिड का जो लेवल है वो कम कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। आपने डिफरेंट फूड जो सैलड्स वगैरह वाला फूड होता है आपने वो लेना है। वो आपने क्या करना है स्नैक्स के तौर पे लेना है। और आपके पास आपने डिफरेंट वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का जूस निकालना है, ठीक है। जूस निकालना है और उनको कंज्यूम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपने किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को रीच आउट करना है, ठीक है। अगर आप को नहीं पता और आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको ज़रूर हम कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मेरे पॉइंट्स यहाँ तक समझ आए एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर, कमेंट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मूविंग ऑन, हमारे पास हमने बॉडी टाइप्स को डिस्कस करना है। 3 तरह के हमारे पास बॉडी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो पतले लोग होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट होता है, जल्दी-जल्दी से इनके बॉडी के अंदर सारी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो जाती है। लीन बॉडी होते हैं, स्लिम स्मार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप सुनते हो कुछ लोग खाते रहते हैं लेकिन मोटे ही नहीं होते, ठीक है। तो वो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं। उसके बाद इसी के ऑपोजिट आते हैं एंडोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स क्या होते हैं, जो बस सूंघ भी लेना खाना तो उनको लग जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। पिछला ये भी एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं हुआ होता कि अगला ये लोग इनटेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक्टोमॉर्फ्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे सारे ऑपोजिट आप देख लें तो वो एंडोमॉर्फ्स के हो जाएंगे। मीजोमॉर्फ होते हैं एक नॉर्मल बॉडी, यानी कि मस्कुलर जो होते हैं, जिनकी प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी बॉडी में मसल्स होते हैं, ना ये लीन होते हैं ना ये फैटी इनकी अपीयरेंस होती है। एक नॉर्मल अपीयरेंस होती है लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ करनी है, अच्छा क्योंकि हमने जेनेटिक्स की भी बात की थी पीछे, हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों की भी बात की थी। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो ये है ना कि आपने अपना डाइट प्लान उसको ठीक करना है, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को देखना है, आपने अपना टेस्ट कराना है कि आपने बॉडी एग्जामिनेशन कराना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने एज के अकॉर्डिंग अपना जो भी पैटर्न है उसको डिज़ाइन करना है, अपने प्लान को डिज़ाइन करना है। बॉडी टाइप आपको पता होनी चाहिए जो एक न्यूट्रिशनिस्ट टेस्ट करेगा और आपको बताएगा। इसके अलावा आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन सुबह-सुबह उठ रहे हैं और एक दिन आप दोपहर में उठ रहे हैं, एक दिन आप सो ही नहीं रहे, और इस तरह नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल बैलेंस के साथ आपने चलना है, ठीक है। जो स्पाइसेस वगैरह हैं उनको हमने अवॉइड, ठीक है। उसके बाद ये टिप मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने थोड़ा-थोड़ा प्रोपोर्शन में खाना है, आपने मील लेने को छोड़ ही नहीं देना या भूखे ही नहीं बस बैठ जाना। उसके बाद ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो फैट है वो ईज़िली ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवानी है या आप चाहते हैं कि वो टॉपिक डिस्कस किया जाए तो डू टेल मी, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको बना के अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।